मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज में। मैं विपुल कुमार परेवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के अंतर्गत इकोलॉजी पेपर में मरुस्थलीय बायोम के बारे में। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का मैप है जिसके अंतर्गत जहाँ पर डॉटेड डॉटेड दिखा रखा है, जो डार्क जोन बना रखा है, ये सारा जोन मरुस्थलीय बायोम के अंतर्गत आता है। इस मरुस्थलीय बायोम की यदि हम बात करें तो पृथ्वी पर मरुस्थलीय बायोम उन स्थानों पर मिलते हैं जहां वार्षिक वर्षा 10 इंच से भी कम होती है। वह ताप अधिक होने के कारण यहाँ जो वाष्पन दर होती है वो बहुत अधिक होती है। पृथ्वी की लगभग 1/7 भूभाग में वर्षा अल्प मात्रा में होती है, जिसके कारण वहाँ मरुस्थलीय परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। मरुस्थलीय प्रदेश वे होते हैं जहाँ सामान्य जीवन के लिए आवश्यक जल भी उपलब्ध नहीं होता। जल के अभाव में मिट्टी सूखकर रेत का रूप धारण कर लेती है, जो तेज वेग के वायु वेग के साथ इधर से उधर उड़ती रहती है। रेत में ताप धारण क्षमता कम होती है, अतः मरुस्थलीय प्रदेश में दिन में तेज धूप के कारण तापमान तेजी से बढ़ता है और रात में तापमान तेजी से नीचे गिरता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में उच्चतम तापक्रम व न्यूनतम तापक्रम में काफ़ी अंतर होता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में तापमान के साथ साथ वायु वेग भी अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पन की दर अधिक होती है। वातावरण शुष्क रहता है, नमी अल्पतम होती है। मरुस्थलीय बायोम की यदि अपन विशेषताएं की बात करें कि भाई इसके मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो इनमें सबसे पहला है जल की कमी। जल की कमी मरुस्थलीय प्रदेशों में अल्प वर्षा व प्राकृतिक जल स्रोतों के अभाव के कारण यहाँ जल की कमी बनी रहती है। सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए भी यहाँ पर आवश्यक जल उपलब्ध नहीं होता। जल की कमी मरुस्थलीय प्रदेशों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। सेकंड नंबर पे यदि हम बात करें तो तापक्रम में उच्चावन, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। मरुस्थलीय प्रदेशों में दिन तापमान जो दैनिक तापमान होता है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, जो इस प्रकार के वातावरण की विशेषता होती है। रेगिस्तानों में दिन के समय तापक्रम बहुत अधिक एवं रात्रि के समय बहुत कम हो जाता है। रेगिस्तानों में दिन अत्यधिक गर्म व रातें ठंडी होती हैं। इनके अधिकतम व न्यूनतम तापमान में काफ़ी अंतर होता है। तीसरा है इसके अंदर लो ह्यूमिडिटी, अल्प नमी। मरुस्थलीय प्रदेशों के वातावरण में नमी काफ़ी कम पाई जाती है, जो इस क्षेत्र की विशेषता होती है। फोर्थ, इसका अधिक वाष्पन दर, हाई एवापोरेशन रेट। रेगिस्तानों में उच्च ताप व तीव्र वायु वेग के कारण यहाँ जो वाष्पन की दर होती है वो सामान्य वातावरण की तुलना में बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर रेतीली आंधियाँ चलती है। मृदा में नमी के अभाव के कारण मिट्टी सूखकर रेत का रूप धारण कर लेती है। तापक्रम की अधिकता व नमी की उपस्थिति के कारण वायु वेग बढ़ जाता है। वह तीव्र वायु वेग के साथ रेतीली मिट्टियाँ उड़ती रहती हैं, जिसके कारण धूल भरी आंधियाँ चलती रहती है। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इधर जैसलमेर बीकानेर के अंतर्गत रेत के टीले हवा के साथ उड़ के प्रतिदिन नई जगह बन जाते हैं। जैसे अपन एक दिन पहले देखें तो वहाँ कुछ भी नहीं है और रेतीली आंधी चलती है तो दूसरे दिन वहाँ पर एक नया टीला तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वनस्पति की कमी पाई जाती है। मरुस्थलीय आवासों में पानी की कमी के कारण वनस्पति बिल्कुल कम मात्रा में पाई जाती है और जो पाई जाती है वे जल संरक्षण के लिए पूर्णतया अनुकूलित होती है। मरुस्थलों का वर्गीकरण किया जाए तो विभिन्न परिस्थितियों व मरुस्थलों को बनाने वाले कारणों के आधार पर मरुस्थल को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है कम वर्षा वाले मरुस्थल। ऐसे मरुस्थल जहां वर्षा बहुत कम या कभी कभार ही होती है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम बात करें तो एटेकामा का जो मरुस्थल है वो कम वर्षा वाले मरुस्थल का बेस्ट एग्जांपल है। सेकंड है शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। ऐसे मरुस्थल जहां तापक्रम बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आल्पस व स्कैंडिनेविया का पर्वतीय मरुस्थल। नेक्स्ट है उष्ण मरुस्थल, हॉट डेजर्ट। ऐसे मरुस्थल जो विषुवत रेखा के क्षेत्र के पाए जाते हैं, जहाँ का तापमान काफ़ी गर्म होता है। फॉर एग्जांपल के लिए समस्त विषुवतीय क्षेत्रीय मरुस्थल। नेक्स्ट है कम पोषकीय मरुस्थल। ऐसे मरुस्थल जहाँ जल की कमी के साथ साथ पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स की भी बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल। नेक्स्ट है विषाक्त मरुस्थल या टॉक्सिक डेजर्ट। इस प्रकार के मरुस्थल ज्वालामुखी के समीप पाए जाते हैं तथा ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाले लार्वा व अन्य गैसों के कारण वहाँ का वातावरण विषाक्त हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए ज्वालामुखी मरुस्थल। नेक्स्ट है लवणीय मरुस्थल या साल्टी डेजर्ट।
इस प्रकार के मरुस्थल में मृदा अत्यधिक लवणीय होती है। फॉर एग्जाम्पल चिली के मरुस्थल। अब हम बात करते हैं थार मरुस्थल की। भारतवर्ष में पाए जाने वाला थार मरुस्थल राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा प्रदेशों में फैला हुआ है। थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के निम्न जिलों में पाया जाता है: जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, नागौर, श्रीगंगानगर, चूरू, पाली, सीकर, झुंझुनू आदि। परमो कार्बोनिफेरस युग में जहाँ विशाल समुद्र पाया जाता था, क्योंकि इस युग के सागरीय तलछट जैसलमेर, बीकानेर व जोधपुर जिलों में पाए जाते हैं। यही नहीं, जैसलमेर में समुद्री प्राणियों के जीवाश्म भी पाए गए हैं। राजस्थान के मरुस्थल की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम इसी राज्य के निवासी हैं। यदि आपने देखा होगा, राजस्थान का नाम सुनते ही जो अन्य राज्य हैं वह ऐसे सोचते हैं, अरे रेगिस्तान, जबकि राजस्थान में पूरा रेगिस्तान नहीं है, रेगिस्तान सेलेक्टेड ज़िलों में ही है। लेकिन जो राजस्थान की छवि निकल के आती है वो राजस्थान की एक मशहूर छवि रेगिस्तान की वजह से भी जानी जाती है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में वर्षा सामान्य से कम होती है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। अधिक गर्मी के कारण वाष्पन की जो दर है वो अधिक होती है तथा तीव्र वायु वेग में वायु के साथ साथ मिट्टी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ती रहती है। राजस्थान के मृदु मरु प्रदेशों में गर्मियों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधियाँ चलती हैं, जिससे वायु के साथ साथ मिट्टी उड़ने से प्रतिदिन लगभग 12 से 16 किलोमीटर हेक्टेयर भूमि का क्षरण होता है। इन्हीं तेज रेतीली आंधियों के कारण रेत के टीलों का स्थिरीकरण नहीं हो पाता है, वह अस्थायी टीलों का निर्माण होता रहता है। तेज गर्मी व कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनों का विकास नहीं होता, वह मृदा का निरंतर क्षरण होता रहता है। मृदा के क्षरण को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि इन प्रदेशों में मरुस्थलीय वृक्ष, झाड़ियाँ तथा घास लगाने चाहिए। राजस्थान के मरुस्थल में मृदा के क्षरण को रोकने व मरुस्थलीय विकास हेतु जोधपुर में सरकार द्वारा एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका नाम केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, जिसे इंग्लिश में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या शॉर्ट में काजरी भी कहते हैं। यह अनेकों बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि जो काजरी है ये कहाँ स्थित होता है और इसका कार्य क्या होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र का यदि हम फ्लोरा की बात करें कि यहाँ की वनस्पति किस प्रकार की है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति मुख्य रूप से शुष्क प्रतिरोधी होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में जल व नमी की कमी होती है। इस क्षेत्र का वनस्पति जात इस क्षेत्र के प्रमुख उत्पादक होते हैं। शुष्क प्रतिरोधी वनस्पतियों के अलावा एफिमेरल्स प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पतियों का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। बीज सुसुप्त अवस्था में रहते हैं तथा उचित नमी एवं ताप मिलने पर ये प्रस्फुटित हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में इनमें पुष्प अवस्था व बीज निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोराविया नामक एफिमेरल पादप में प्रस्फुटन के 8 से 10 दिन पश्चात ही बीजों का निर्माण हो जाता है। शुष्कता प्रतिरोधी पादपों में जल ग्रहण करने, जल संरक्षण एवं वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए विशिष्ट अनुकूलन विकसित हो जाते हैं। जल ग्रहण करने के लिए यहाँ की जो जड़ें होती हैं वो अत्यधिक गहरी व जल संरक्षण के लिए उपयुक्त होती है। पादपों की पत्तियाँ छोटी एवं कांटेदार होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन के लिए कम सतह उपलब्ध होती है। जल संरक्षण के लिए तने व गूदेदार मांसल होती हैं। ये पादप गूदेदार तनों व पत्तियों में जल को संचित व संरक्षित रखते हैं। इन पादपों की ऊपरी या बाहरी सतह पर जलरोधी क्यूटिकल्स पाई जाती हैं, जो जल के वाष्पन को रोकने में सहायक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कैक्टस की जो विभिन्न प्रजातियां हैं, यूफोर्बिया है, ये सभी इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। कटीली झाड़ियाँ भी मरुस्थलीय आवास की विशिष्ट वनस्पतियाँ होती हैं। इनमें भी मरुस्थलीय अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे कांटेदार पत्तियाँ, तने, ग्रीष्म ऋतु में पत्तियों का झड़ जाना, लंबी व जल संचय हेतु रूपांतरित जड़ें आदि। फॉर एग्जाम्पल के लिए कैर, करील, जाल, पीलू आदि। मरुस्थलीय क्षेत्र में वरदान के रूप में कुछ वृक्ष भी पाए जाते हैं, जो जंतुओं को आश्रय व भोजन उपलब्ध कराते हैं। ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए खेजड़ी, कीकर, कुमटा, बबूल, रोहिड़ा, बेरी, गोंदा, नीम, खीप आदि। फ्लोरा के साथ साथ इसका यदि हम फौना भी देखें तो मरुस्थलीय आवास में
विषम व प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अनेक प्रजातियों के जंतु पाए जाते हैं। ये सभी मरुस्थलीय आवासों में रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। मरुस्थलीय आवास में निम्न प्रमुख प्राणी पाए जाते हैं। यदि मैमल्स की मैं बात करूं तो बैट, हैजॉग, स्केली आंटीटर, हेयर, जरबेल्स, सही, जंगली सुअर, रेगिस्तानी बिल्ली, नेवले, नीलगाय, काले हिरन, गजेला, कंगारू चूहा, ऊंट, मरुस्थलीय चूहा, लकड़बग्गा, लोमड़ी, सियार, घरेलू चूहे, भेड़िए आदि। बर्ड्स की मैं बात करूं तो तीतर, चील, किंग क्रो, बबलर, गिद्ध, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावन आदि। रेप्टाइल्स की मैं बात करूं तो भिन्न भिन्न प्रकार की छिपकलियां जैसे गिरगिट, यूरोमेस्टिस, कैमिलियन, गो, माबुआ, विभिन्न प्रकार के सर्प जैसे दुमुही, एरिक्स, करेत, वाइपर, रेटल स्नेक आदि पाए जाते हैं। इंसेक्ट की यदि हम बात करें तो झींगर, ग्रास ऑपर, टिड्डियाँ, चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, ततैये, विभिन्न प्रकार के बीटल्स आदि इस क्षेत्र में बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। मरुस्थलीय आवास के अनुकूलन की यदि हम बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश की कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ होती है, जैसे कम वर्षा, तापमान में अधिक उच्चावन एवं उच्च वाष्पीकरण। इस तरह की परिस्थितियों में रहने वाले प्राणी इन विशिष्ट परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। मरुस्थल में रहने वाले प्राणी मुख्य रूप से जल की कमी, फ्लक्चुएशन तथा रेतीली आंधियों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। इनमें कुछ टॉपिक्स हैं जो इनके एडेप्टेशन को शो करते हैं। जैसे जल की कमी के लिए अनुकूल हम देखें तो इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, तो अब यहाँ का जो जीव जात है, चाहे वो वनस्पति हो चाहे फिर वो प्राणी जात हो, वो किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करता है वो देखिए। प्राणी पादपों की पत्तियों पर गिरी ओस की बूंदों को पत्तियों के साथ ग्रहण करके जल की कमी को पूरा करते हैं। कुछ प्राणी जैसे मरुस्थलीय खर्रे, कछुए व लक्कड़ चूहे पानी नहीं पीते बल्कि गूदेदार पादपों को खाकर ही जल प्राप्त करते हैं। मांसाहारी प्राणी अपने शिकार से शरीर की आवश्यकता के अनुसार जल ग्रहण कर लेता है। कुछ प्राणी जैसे कंगारू, चूहे, चींटियाँ आदि उपापचय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न जल से भी अपना काम चला लेते हैं। मोलक की जो त्वचा होती है वो जल अवशोषी होती है, जो वातावरण में उपस्थित नमी को अवशोषित कर जल आपूर्ति करती है। दूसरी समस्या जल हानि को रोकना है। मरुस्थलीय प्राणियों में जल हानि 3 प्रकार से होती है। एक तो इनकी जो बॉडी सरफेस है उससे वाष्पीकरण होता है, दूसरा रेस्पायरेशन द्वारा और तीसरा मूत्र विसर्जन के द्वारा। मरुस्थलीय जीवों की जो त्वचा होती है या स्किन होती है वो इतनी मोटी होती है कि ये वाष्पन के द्वारा होने वाले जल की हानि को रोक पाते हैं। स्तनियों की त्वचा के अंदर पसीने वाली ग्रंथियां बहुत कम होती हैं या अनुपस्थित होती है, जो पसीनों के द्वारा होने वाली जल हानि को रोकती है। त्वचा पर स्केल्स व कंटिकाएं तथा अपारगम्य आवरण पाया जाता है जो जल की हानि को रोकता है। श्वसन के दौरान होने वाली जल हानि को रोकने के लिए भी इनमें निम्न अनुकूल पाए जाते हैं। ये कई मरुस्थलीय प्राणी वायु को बाहर निकालने से पूर्व नासिका में इन्हें ठंडी कर लेते हैं, अतः बाहर जाने वाली वायु में उपस्थित नमी को संघनित कर दिया जाता है और जल हानि को रोका जाता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान भी ये अधिक सांद्र अवस्था में या अर्ध ठोस अवस्था में उत्सर्जित करते हैं तथा जल की हानि को रोकते हैं। कुछ एनिमल यूरिकोटैलिक होते हैं जो ठोस या क्रिस्टलीय अवस्था में यूरिक उत्सर्जित करते हैं, अतः उत्सर्जित पदार्थों के त्याग के समय बिल्कुल जल हानि नहीं होती है। जल संरक्षण के लिए अधिकांश प्राणी रात्रिचर होते हैं। ये रात को ही अपने बिल से बाहर निकलते हैं। वातावरण में काफ़ी नमी होती है, तापक्रम कम होता है, फलस्वरूप ये अनावश्यक तेज धूप से अपने आप को बचा लेते हैं। मरुस्थलीय प्राणी बहुत कम समय तक ही सक्रिय रहते हैं। अधिकांश समय ये इनएक्टिव में अपने बिल में ही रहते हैं। कुछ प्राणी आमाशय में तथा बड़ी आंत में जल का संचय करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऊँट है, यूरोमेस्टिकस है। सेकेंड, इनमें एक बिग प्रॉब्लम है तेज धूप से ये अपनी सुरक्षा किस प्रकार करते हैं। बॉडी पर स्क्यूट, सल्क, कंटिकाएँ जो भी होती हैं ये इनकी धूप से सुरक्षा करती है। इनकी जो टांगें होती हैं वो थोड़ी ऊंची रहती हैं या लंबी रहती हैं, फलस्वरूप ये बॉडी सरफेस के संपर्क में नहीं आते हैं। दिन के समय ये मोस्टली बिल के अंदर ही रहते हैं और रात्रिकालीन निकलते हैं, तो तेज़ धूप से इनका अपने आप भी बचाव हो जाता है। नेक्स्ट, रेतीली तूफानों से इनकी सुरक्षा किस प्रकार होती है। इनके नथुने छोटे होकर सूक्ष्म छिद्रों के रूप में रहते हैं या कपाटों के रूप में होते हैं। जो इनकी आईलिड है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती है कि ये आंखों को रेतों से बचा भी सकते हैं तथा देखने का भी काम कर लेते हैं। अदर एडेप्टेशन की यदि हम बात करें तो मरुस्थलीय प्राणी तेज़ दौड़ते हैं। इनका जो त्वचा का रंग होता है वो वातावरण के अनुरूप होता है। श्वम की सुरक्षा के लिए कुछ जीवों के अंदर जहर भी पाया जाता है। इनके संवेदी अंग विशेष रूप से दृष्टि, गंध एवं श्रवण अंग बहुत अधिक विकसित होते हैं।
इस प्रकार मरुस्थलीय जीवों में पाए जाने वाले जीवजात विभिन्न प्रकार के अनुकूलनों को ग्रहण करके वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। मेरे आज के वीडियो में आपने मरुस्थलीय जीवों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।